कक्षा 12वीं रसायन पी ब्लॉक डियर स्टूडेंट्स, 15वां कैसे हैं आप समूह सभी। आज नाइट्रोजन हम इस वीडियो के परिवार। माध्यम से देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री और 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत पी ब्लॉक और पी ब्लॉक के अंदर समूह नंबर 15 और समूह 15 में आज हम स्टार्टअप करने जा रहे हैं। और इसमें समूह 15 में जैसे कि पूरी आवर्त सारणी के अंदर पी ब्लॉक के एलिमेंट जिसमें कि 6 वर्ग बने हुए हैं, उसमें से 13वां बोरान परिवार, 14वां कार्बन परिवार और जो 15वां है वो नाइट्रोजन परिवार होता है। और सबसे पहले हम देखेंगे इस 15वें समूह के तत्वों के नाम। तो हम जानते हैं कि जो समूह 15 है इसका जो पहला तत्व है वो नाइट्रोजन है। देखो, बेसिक थीम आप अच्छे से समझते चलिए। पहला तत्व नाइट्रोजन है जिसका परमाणु क्रमांक 7 है। फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 7। ठीक, अब बात आती है नीचे कौन से तत्व हैं वो याद हो जाए। तो हमने आपको इसके पहले लास्ट ईयर में आपको कोडिंग सिखाई थी। फिर भी यदि कोई बच्चे नए हो तो यहां पर उसकी कोडिंग के लिए मैं आपको बता देता हूं। नाना पाटेकर असरानी सब भिखारी, बिंदास भी बोल सकते हैं। नाना पाटेकर असरानी सब बिंदास। तो अब देखो, नाना न यानी नाइट्रोजन, पाटेकर पी फास्फोरस, असरानी एएस। आप ऐश्वर्या भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है, किसी को पसंद हो तो। ठीक, सब एस बी, एंटी में भिखारी या बिंदास बी आई। नाना पाटेकर असरानी सब भिखारी, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ। ये जो है हमारे पास, ये क्या है? ये है 15वें समूह के एलिमेंट। अब बात आती है इनका परमाणु क्रमांक कैसे याद हो। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 7 है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7। और हमें ये पता है कि उसके बाद करना क्या होता है। 7 है तो 8, 18, 18, 32। आपको जोड़ना क्या है, आप ध्यान रखेंगे। 8, 18, 18, 32। 8, 18, 18, 32 जोड़ दें, आपको नीचे सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये 7 है तो पहले मैंने 8 जोड़ा, काटते जाता हूं। 8 जोड़ा, 7 और 8, ये हो गया 15, 15। अब 15 में 18 जोड़ा, 33। फिर 18 जोड़ा, 51। फिर 32 जोड़ा, 83। इस तरीके से सबसे पहले तो हमने ले आया कि परमाणु क्रमांक कैसे लाते हैं। इसके बाद बात आती है इनके नाम के बाद इनके ईसी। ईसी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित करना। कक्षों में प्रदर्शित करना कक्षीय विन्यास है, उपकोषों में प्रवेश करना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये 11th से जुड़ा हुआ टॉपिक है। फिर भी यहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की कुछ चर्चा करेंगे। अब जैसे हम ये जानते हैं कि 7 है किसका? 7 जो है वो है नाइट्रोजन का। इसका विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p7, ये इलेक्ट्रॉन विन्यास है। और जिन स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सही नॉलेज नहीं है या वो नहीं जान पाते हैं तो वो मेरे 11th पर जस्ट मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ही एक वीडियो डलेगा, आप उसको चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, चूंकि यहाँ 12th की क्लास है इसलिए हम मजबूर हैं कि यहाँ अभी हम उसको उतना फोकस नहीं करेंगे। फिर भी एक मोटा मोटा बता देते हैं। यहां पे देखें, ये इसका आंतरिक कोश है और ये इसका बाह्य कोश है। तो नीचे जस्ट आ गया आपका हीलियम, मतलब
1s2 जो होता है वो हीलियम के लिए होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, 1s2 इसका होता है। तो देखिए मैंने हीलियम लिख दिया और उसके बाद क्या है 2s2 2p3, यानी इसे अगर हम तोड़ते हैं तो 2 5, तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन s उपकोष में और 3 इलेक्ट्रॉन p उपकोष में है। ठीक है, अब बात आती है नीचे कैसे करें। तो नीचे के लिए आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आप एक बात तय समझ लें, जैसे हीलियम है ना, तो आप क्या करें नियान आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन, नियान आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन। लेकिन जैसे जैसे आप स्टेप बढ़ते हैं ना, तो ये जो कोष है, जैसे ये कौन सा कोष है, ये देखो आप सेकेंड है, तो अगले में थर्ड, अगले में फोर्थ, अगले में फिफ्थ, अगले में सिक्स। तो देखिए सब में वही तो है 3s2 3p, 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6x2 6, सॉरी यहां एक मिस्टेक है छोटी सी p। तो अब बात आती है इस समूह के नाम भी हमें पता चल गए, परमाणु क्रमांक भी पता चल गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पता चल गया। अब हम देखते हैं इसकी छोटी छोटी व्याख्याएं, वो कौन सी हैं देखें। सबसे पहले बात आ रही है अब यहां भौतिक अवस्था की, भौतिक अवस्था। तो देखेंगे कि जो भौतिक अवस्था है वो कैसी होती है। ठीक, और भौतिक अवस्था, सॉरी यहां पहला पॉइंट जो है ये धात्विक गुण है, फर्स्ट पॉइंट आपका धात्विक गुण है, फिर भौतिक अवस्था देखेंगे। ये है फर्स्ट पॉइंट धात्विक गुण। धात्विक गुण में यदि हम देखें तो स्टर्डिंग के जो दो हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये दोनों क्या हैं, ये अधातु हैं। अच्छा, एंटीमनी और बिस्मथ ये दोनों क्या हैं, ये उपधातु है। और जबकि Bi बिस्मथ ये धातु है। तो धात्विक गुण की अगर हम बात करते हैं तो फिर ये कंडीशंस होती है। ठीक है ना। अब यहां पर पॉइंट जो कि मैंने आपसे कहा था, भौतिक अवस्था की यदि हम बात करते हैं, ठीक, ये किस 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 रूप में ये पाए जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि N2 जो होता है नाइट्रोजन, ये गैसीय अवस्था में, ये गैसीय अवस्था में है और द्विपरमाणविक रूप में है। आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में पाया जाता है और इनके बीच में ट्रिपल बंध बनता है। इनमें खास बात है कि एक विशेष बंध बनेगा जिसका नाम है पी पाई पी पाई बंध, पी पाई पी पाई बंध। और इस पी पाई पी पाई बंध के लिए किस प्रकार से होते हैं पी पाई डी पाई बंध, इसके लिए भी एक वीडियो अपलोड किया जाएगा, आप उसे बाद में देखेंगे, अभी आपको इतना ही मालूम रखना है। फिर हम देखेंगे N2 गैस होता है और यहां पे दो है, ये द्विपरमाणविक होता है। जबकि आप बिस्मथ को अगर छोड़ दें, ठीक है, तो ये जो है ना, ये चतुष्परमाणविक होने वाले हैं। ये जो एंटीमनी आप देख रही है ये चतुष्परमाणविक होंगे, लेकिन बात आती है बिस्मथ की, वो अकेला रहेगा, वो द्वि त्रि फोर्थ परमाणविक बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। अब हम सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है परमाणु त्रिज्या। अब पहले सिस्टम को समझ लें, जैसे परमाणु त्रिज्या, और मैंने एलिमेंट्स को ऐसे लाइन से लिखा है, यानी मैं नाइट्रोजन से कहां जा रहा हूं, बिस्मथ की ओर। तो जो तीर अब मैं हमेशा यूज करूंगा, हेडिंग के सामने तीर, वो जिस दिशा में जाएगी मतलब वो हमेशा वृद्धि को बताएगी, बढ़ने वाली दिशा बताएगी। अब एक बात करते हैं परमाणु त्रिज्या, मैंने तीर कहां लगाया है, देखिए ये तीर नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर, ये पूरी है, खींची नहीं है, नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर, मतलब परमाणु त्रिज्या जो है नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर जाने पर बढ़ती है। तो आप जानते हैं ना, नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर जाने पर कोषों की संख्या बढ़ेगी, संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जाएगा, जिससे कि नाभिक और संयोजी कोष के बीच की दूरी, जिसे हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं, ये बढ़ती चली जाएगी। तो निश्चित रूप से परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, आयनिक त्रिज्याएं भी बढ़ेंगी, और जब त्रिज्या बढ़ती है तो आकार तो स्वाभाविक बात है बढ़ेगा। तो देखें परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, आयनिक त्रिज्या बढ़ेगी, भार, तो जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो परमाणु भार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो परमाणु भार भी बढ़ता है और आकार भी बढ़ता है। ये मोस्टली नॉर्मल पॉइंट है जो आप जानते भी हैं, पर फिर भी चूंकि टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो हर बात को करना बहुत जरूरी है।
अब हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 6 पे। इस पॉइंट नंबर 6 में देखें आयनन ऊर्जा। अब बात आती है यहां आयनन ऊर्जा की। तो आयनन ऊर्जा कैसी होगी, किससे आप कंपेयर कर रहे हो, ये बहुत मायने रखता है। तो आयनन ऊर्जा को कंपेयर करने के लिए मैं सबसे पहले एक काम करता हूं, यहां नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर जाने पर क्या कंडीशन है, मैं इस पे बात करता हूं। नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर जाने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा, आकर्षण बल कम होगा, संयोजी कोष से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान कम होगा, यानी आयनन ऊर्जा घटेगी। तो ये आयनन ऊर्जा के लिए जो है, आयनन ऊर्जा जो है वो ऐसे तीर लगाएंगे, ठीक। इधर इधर आने पे बढ़ेगी, मतलब वहां जाने पे क्या होगी, घटेगी, ठीक है ना। कारण आपको बता चुका हूं, मौखिक ये सारी बातें आपको बताई जा रही हैं, आप ध्यान से सुने। धनात्मकता, अच्छा ये बात और ध्यान रखना, ये जिससे मैंने आयनन ऊर्जा आपको अभी नॉर्मली ग्रुप में बता रहा हूं, लेकिन सेपरेटली जब उस आयनन ऊर्जा की बात होगी तो उस पर भी काफी डेवलप होगा, जब मैं आवर्तों अलग अलग वर्ग से मैं कंपेयर करूंगा, और जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया भी है ये बात। अब देखते हैं धनात्मकता। धनात्मकता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। अब बात को समझना है, ये आपके पास एक नाभिक है और यहां पर इलेक्ट्रॉन है और ये नाभिक है, इसके बीच हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि यदि यहां पर जेड ई है और ई है, तो यहां पर जो लगने वाला बल F है वो क्या है, F समानुपाती जेड ई इंटू ई अपान आर स्क्वायर, कूलाम के नियम से, जो अभी अभी आपने फिजिक्स पढ़ा है, स्थिर विद्युत में पढ़ा था, F समानुपाती Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, पढ़े हो ना आपने ये, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो Q1 Q2 दो आवेश हैं, तो यहां पे जेडी नाभिक का आवेश है और संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन का आवेश ये है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है मान लेते हैं कि वो आर। तो इस तरह से ये बात समझ लें, कूलाम के नियम से F समानुपाती जेडी इंटू अपान आर स्क्वायर। अब बात को समझना, इस डिस्टेंस से क्या संबंध रखता है, डिस्टेंस से उल्टा है, जब ये दूरी ज्यादा रहेगी तो आकर्षण कम रहेगा और दूरी कम रहेगी तो आकर्षण ज्यादा रहेगा। तो अब जब आकार बढ़ते जाएगा तो दूरी बढ़ेगी। अब प्लान सिस्टम को देखो, है ना, अब आकार बढ़ेगा तो क्या होगी, देखो डिस्टेंस डिस्टेंस बढ़ेगा, है ना, यह डिस्टेंस बढ़ेगा तो आकर्षण क्या होगा, कम होगा। आकर्षण कम होगा तो निकालने के लिए ऊर्जा क्या लगेगी, आपको निकालने की ऊर्जा कम लगेगी, यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। आसानी से, जितनी आसानी से निकाल सकते हो, जितनी कम ऊर्जा में निकाल सकते हो, वो उतना अच्छा धनी होगा। मतलब धनात्मकता क्या होगी, बढ़ेगी। धनात्मकता में क्या होगी, वृद्धि। सटीक तरीके से जब उत्तर लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, सुनिए। जब नाइट्रोजन परिवार में नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर जाते हैं तब परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्रमशः इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जाता है, नाभिक द्वारा संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल घटता जाता है, जिससे कि संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा भी घटती जाती है, आवश्यक ऊर्जा भी घटती जाती है, और उसे निकालना बहुत आसान हो जाता है, अर्थात धनात्मकता बढ़ती है, त्यागने की क्षमता बढ़ती है, कम ऊर्जा में ही ये इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली ऋणी है ये, मोस्टली ये ऋणी हैं पर्टिकुलर। लेकिन बात होती है जब हम नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर जाते हैं तब क्या होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलो, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब बात को समझो, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती जा रही है, वो भी घटती जाएगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, पहले इस बात को समझो। तो जब कोई परमाणु अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा, उस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को जोड़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के बंधते समय मुक्त होने वाली ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है।
और जितनी आसानी से ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी ज्यादा होगी। तो नाइट्रोजन आकार छोटा है, वो आसानी से ग्रहण करेगा, उसमें ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगी, उसके इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा। और जैसे जैसे आकार बढ़ेगा तो ग्रहण करने की क्षमता कम होगी, और जब ग्रहण करने की क्षमताएं कम होती हैं तो मुक्त ऊर्जा भी कम होगी, और मुक्त ऊर्जा कम है इसका मतलब यह है, यानी निकलने वाली ऊर्जा जो कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी कम होता चला जाएगा। ठीक, तो ये तीर का मतलब समझ गए आप। कारण भी दिया है आपको, देखो कारण ऊपर से नीचे आने पर, ये तीर ऊपर से नीचे मतलब अगर हम खड़े में लेंगे तो नाइट्रोजन से लेके बिस्मथ की ओर आने पर आकार और परिरक्षण प्रभाव दोनों बढ़ते हैं। आकार भी बढ़ेगा, वो तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ता है। ठीक, परिरक्षण प्रभाव भी बढ़े। अब देखते हैं, यहां एक नोटेड पॉइंट लिखा हुआ है, ये ग्रीनीज किया हुआ है, आप थोड़ा विशेष देखें, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, ये 14वें समूह की तुलना में इलेक्ट्रॉन बंधुता, जो 14वां समूह है ये 15वां है, 14वां यानी कार्बन फैमिली, ये 14वां समूह मतलब कार्बन फैमिली, 15 मतलब नाइट्रोजन और 16 मतलब ऑक्सीजन। वो 14 से कंपेयर कर रहा है, तो 14 में जैसे ये 6 है और ये 7 है, तो आपके पास हुआ 2,4 और ये हुआ 2,5। ठीक, ये इसमें आप अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि इसमें कितने चाहिए? 3। तो ये आसानी से जो 3 माइनस कर सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें 14 में, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी ज्यादा होगी? 15वें समूह, 14वें समूह की तुलना में उच्च, ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता। कारण देखो अब क्या है, कारण अष्टक पूर्ण करने के लिए कम इलेक्ट्रॉन, जिनके अष्टक पूर्ण करने के लिए कम इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, और आसानी से लिए तो ऊर्जा निकालेंगे, ऊर्जा निकालेंगे तो वही क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता है। तो यहां पर बात को समझ लेना है, में कम इलेक्ट्रॉन की जरूर आवश्यकता है। ठीक है, ये कंसेप्ट यहां तक आता है। और फिर हम देखते हैं ऑक्सीडेशन संख्या। ऑक्सीडेशन संख्या यानी ऑक्सीकरण संख्या के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो यहां पॉइंट लिखा हुआ है, हम इसका डेवलप चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इसके लिए आप सभी पहले इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर लें। अब हम ये जो पॉइंट देखने जा रहे हैं, हमारा 9 पॉइंट है, और ये पॉइंट नंबर जो 9 है वो क्या था? ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या किसी भी ग्रुप के लिए निकालना हो तो आपके पास सबसे पहले तो टेक्निक होना चाहिए। ठीक है, अब टेक्निक कैसे निकालना है उसके लिए आप देखें, मैं एक ही एलिमेंट उठाता हूं, नाइट्रोजन, परमाणु क्रमांक 7 है, कक्षीय विन्यास जो है उसका 2,5। अब ये जो रहता है ना, ये संयोजी कोष में, इसकी 2 कंडीशन, एक तो लेकर के अपना अष्टक पूर्ण करेगा और देकर के अपना अष्टक पूर्ण करेगा, तो दोनों सिचुएशन ले। चलो, यदि वो लेता है, मान लो अगर वो लेता है तो कितना लेगा? 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन दिया मतलब -3। और अगर ये 5 देता है, दूसरी कंडीशन, बिल्कुल कंफ्यूज मत हुआ करो आप, देता है तो 5 देगा तो +5। तो अब आपके पास एक रेंज प्राप्त हो गई, और वो रेंज है -3 और +5। इसका मतलब अब बीच में आप लगा दो से। अब अगर से लगा दिए तो अब देखें क्या होता, -3 से लेके यहां तक के आप एक एक जोड़ते जाओ, ये देखें, तो यहां फाइनली आपके पास होगा -3। अब इस -3 में एक जोड़ो, कितना आएगा? -2, फिर -1, 0, 1, 2, +1, +2, +3, +4 और +5। बिल्कुल रटना ही नहीं है, आपको सिस्टम सिखा रहा हूं, ना कि मैं आपको रटवा रहा हूं। आपने पहला एलिमेंट कहीं का भी हो कि आपका यही सिस्टम होते हैं। नाइट्रोजन से
लेने और देने के आधार पे अष्टक पूर्ण करने के लिए ये अगर 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता तो -3, और अगर 5 ये देता तो +5। अब -3 से +5 एक एक जोड़ते जाओ, -3 में एक जोड़े -2, फिर एक जोड़ा -1, फिर एक जोड़ा 0, फिर एक जोड़ा डैश डैश। अब आप देखें ये जो है ऑक्सीकरण संख्या, ठीक, ये संभावित है, यानी हो सकती है, हो सकती। अब कितनी है, अब कितनी है ये मायने रखता है, ठीक। अब बात को समझना है कि नाइट्रोजन जो है वो क्या दर्शाता है। यहां देखो, इसमें हम लिखे हैं -3 से +5 लिख दी, लेकिन ये ध्यान रखना है अगर हम नाइट्रोजन की बात करेंगे तो ये मोस्टली क्या दर्शाती है, ये -3 से 5 सभी प्रकार की दर्शाती है, लेकिन मोस्ट स्टेबल अगर इसका हम कहेंगे, ये बहुत विचित्र है भाई, ये बहुत ही विचित्र है। इसका जो व्यवहार है वो व्यवहार होता है असंगत। पहले आप समझ ले, असंगत का मतलब यहां प्रत्येक बार जो प्रतिनिधि तत्व होते हैं, यानी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, इनको हम प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। इन प्रतिनिधि तत्वों में आप देखेंगे कि जो समूह का पहला तत्व है वो अपने ही समूह के अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता रखता है, इसे उसका असंगत व्यवहार कहते हैं। तो यहां पे नाइट्रोजन पहले नंबर पे है। आप देखेंगे नाइट्रोजन के न जाने कितने गुण हैं जो अपने ही समूह के अन्य तत्वों से भिन्न हैं। इस वजह से नाइट्रोजन यहां असंगत व्यवहार प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलो अब बात आती है, ये बात तो क्लियर होगी कि नाइट्रोजन की इतनी है। अब हमको ये चर्चा करना है कि नाइट्रोजन में ये जो इतनी सारी दिख रही हैं, ये सही में प्रदर्शित होती भी हैं कि नहीं होती हैं, ये तो देखना है ना हमको। तो नाइट्रोजन को ही हम डेवलप करके चलते हैं, देखते हैं। नाइट्रोजन की यदि मैं बात करूं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, तो अब बात करते हैं नाइट्रोजन जो है, आप समझना बात को, नाइट्रोजन की दो कंडीशंस हैं, वो किससे जुड़ा है, दो कंडीशंस है नाइट्रोजन की, वो किससे जुड़ा है। नंबर 1, अपने से धनी और अपने से ज्यादा ऋणी, अपने से ज्यादा ऋणी, अपने से कम ऋणी, भाई नाइट्रोजन जब आता है तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहां बाकी भी कंपेयर करो, कार्बन है, बोरान है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन, ये जानते हैं आप। तो ये नाइट्रोजन देखना यह है कि अपने इस साइड किसी से जुड़ा है या फिर इधर किसी से। इन बातों को इत्मीनान से समझना, आपको रटने की कोई जरूरत ही नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर में। अब मैं समझा रहा हूं आपको, टेंशन। अणु सूत्र का एक नियम है, अणु सूत्र का पहले होता है धन वाला और पीछे लिखा जाता है ऋण वाला, ठीक। और बात आती है अणु सूत्र कब, लेकिन जब क्या हो, वो आयनिक हो। लेकिन जब सहसंयोजी हो, लेकिन जब सहसंयोजी हो तो कैसे लिखते हो, जैसे आप लिखा आपने NH3NO2, तो यहां पे ये आप देखो इसकी संख्या कम है, इसकी संख्या कम है, तो सहसंयोजी में जिसकी संख्या कम है वो पहले, और उसे क्या माना जाता है, केंद्रीय परमाणु।
उसे माना जाता है केंद्रीय परमाणु। पहले ये छोटी छोटी बातें आपके माइंड में ना बिल्कुल फिक्स हो जाने चाहिए, ठीक है, रटने की कोई जरूरत। जब हम आयनिक यौगिकों के सूत्र को लिखते हैं तो पहले धनायन और पीछे ऋणायन। जब हम सहसंयोजी यौगिकों का स्ट्रक्चर सूत्र बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना है जो केंद्रीय परमाणु है जिसकी संख्या कम है वो पहले और जिनकी ज्यादा है वो पीछे। ठीक, ये बात हम जानते हैं। अभी हम देखेंगे, यानी धनी को पहले ऋणी को पीछे, ये भी ध्यान रखना, धनी को पहले ऋणी को पीछे। अब इन छोटी छोटी जानकारी के बाद अब मैं लेकर चलता हूं आपको एग्जाम्पल की ओर। अब हम देखें, अपने से कम ऋणी, अपने से कम ऋणी इसका मतलब है कि धनी से जुड़ रहा है। अब अगर मान लो एक ना दे दिया मैंने आपको सोडियम नाइट्राइड, ड ड ड पे विशेष ध्यान देना, ड ट नहीं है, ड। और जब ड आता है तो अकेला होता है। बोलोगे सर क्या अकेला, बताते हैं। सोडियम यानी Na के ऊपर सिंगल प्लस, आप ये जानते हैं। नाइट्राइड यानी N और उसके पे कितना माइनस, ट्रिपल माइनस। सूत्र क्या बनेगा, ये आएगा इसके नीचे और ये प्लस इसके नीचे, तो फाइनली क्या बना, Na3N, सोडियम नाइट्राइड। तो देखो ये अपने से कम ऋणी, इसका मतलब धनी, तो सोडियम धनी परमाणु है, उससे जुड़ा है, तो नाइट्रोजन कहां चले गया, पीछे चले गया। देखो नाइट्रोजन पीछे चले गया, सोडियम नाइट्राइड। तो ये दर्शाया इसने क्या आपका -3। ये एग्जाम्पल हुआ आपका -3 के। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एग्जाम्पल NH2। चलो अब यहां नाइट्रोजन का निकालते हैं, तो ये नाइट्रोजन का X से, ये नाइट्रोजन का X से निकालना। तो देखो ये हो गया X धन, यहां ये -1 और इसका -1, तो जब इसका इससे गुणा होगा तो ये हो गया -2 प्लस फिर से X, फिर इसका गुणा होगा -2, टोटल के बराबर 0, X और X 2x -2 4 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 4, इससे ये कैंसिल, तो x बराबर -2। ठीक, तो क्या ये सही है, समझना ये है पहली बात कि क्या मैंने ये जो बनाया है वो सही है क्या, इस बात को सोचें। या फिर ऐसा, या फिर NH2 NH2, इसका x इसका x, ये जो -1 है ये +1 और ये +1, अब क्या होगा x और x, देखो x प्लस, ये यहां शो हो रहा है ना, ठीक है, x +2 प्लस x +2 इज इक्वल टू 0, x एंड x 2x + 4 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -4, इससे कैंसिल, x इज इक्वल टू -2। अब बात आ रही है +2 भी आ रहा और -2, मैथमेटिक्स से जो कलम चला दे, कहीं दोनों गलत नहीं है पर कुछ तो गलती होगी। एक ही यौगिक में दो प्रकार का ऑक्सीडेशन नंबर कभी नहीं होता है, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है ये पॉइंट आपको। अब बात आती ये सही है या ये सही है, बड़ा सोचनीय विचार हो गया भाई आखिर कौन सही है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन की तुलना में क्या है जानते हैं, ऋणी है, तो हाइड्रोजन धनी होगा, हाइड्रोजन जो है वो धनी है, किसकी तुलना में, कंपेयर टू नाइट्रोजन। अगर ये धनी है, और धनी है मतलब आपको ये धन मान के चलना, ये धन वाला जो हम लेकर चले हैं ये सही है, और इससे जो कैलकुलेशन आया है -2, ये इसका मतलब यहां पर इस यौगिक में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है -2। ठीक, ये भी अब आपको क्लियर हो गया। इसी प्रकार से -1, तो आप देख रहे हैं कि -3 का एग्जांपल मैंने दिया,
-2 का दिया, और -2 का जब दिया तो आपको बकायदा यहां पूरा कंफ्यूज किया मैंने पहले, क्योंकि मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन जब तक आप ना कंफ्यूज नहीं होंगे और कंफ्यूज होने के बाद क्लैरिटी के साथ टीचर आपको नहीं बताएंगे, तब तक आप कैसे क्लियर होंगे। अब मैं आपको बताता हूं +1 से लेकर के +5 तक की क्या कंडीशंस होंगी। चलिए, अब यहां देखें आप, ये कंडीशन थी, तो जब वो अपने से कम ऋणी यानी धनी से जुड़ा था तो ऋण 3, ऋण 2 और ऋण 1। अच्छा, अब इस कंडीशन में देखते हैं अपने से ज्यादा ऋणी यानी दूसरा ऋणी ज्यादा है, तो नाइट्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन ज्यादा ऋणी है, ज्यादा ऋणी। तो अब इस कंडीशंस पे मैं इसके कुछ सूत्र बताता हूं आपको इस सिचुएशन। तो ध्यान रखो, अब बात आती है N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5। आप देखेंगे कि ये प्रकृति में हैं, और इनमें हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर किसका कितना आता है। चलिए मैं यहां से थोड़ा सा क्लीन अप कर दूं, ठीक, क्योंकि एक बार आपने नाइट्रोजन को अच्छे से समझ लिया ना, तो नीचे समझने में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी आपको। देखिए मैं बात करता हूं सबसे पहले N2O की। चलिए N2 मुझे फॉर्म करना है X, मैंने लेके चला ये X, और इसके लिए होता -2, ये 1 है, तो इसका मल्टीप्लाई करें 2x, और ये देखें ये जब होगा -2 = 0, 2x = -2 का पक्षांतर, 2x = +2 कैंसिल, x = +1। तो इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आ रहा है आप देखेंगे, ये +1। इसी तरीके से अब हम फॉर्म बनाते हैं किसका, NO का, NO। तो हमें फॉर्म करना है, तो ये x और इसका -2, ये 1 और 1, तो ये मल्टीप्लाई होगा x -2 = 0, x = +2। तो अब आपने देखा कि यहां हो गया ये +2। इसी तरीके से अब हम लेकर चलते हैं N2O3, तो इसका x इसका -2, ये हुआ आपके पास 2x, और ये हो गया -6 = 0, 2x = 6, x = 3 प्लस में, तो ये हुआ +3। ऐसे ही आप निकाल लेंगे और यहां आएगा +4 और ये आएगा +5। तो आपने देखा कि मैंने वो सारे एग्जांपल्स आपके सामने रखे जिससे कि -3 से +5 तक उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता था। अब मैं चर्चा करता हूं, अब मैं ये चर्चा करूंगा नीचे क्या कंडीशंस। तो आप जब नीचे आते हैं तो नीचे आते समय भी ध्यान रखना है ऊपर से नीचे आने। अब यहां अगर हम धन के हिसाब से अगर हम व्याख्या करें तो ऐसे सिचुएशंस में फास्फोरस है 15। चलो हम चर्चा करते हैं, पहले ये क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम करते हैं बात फास्फोरस। ये 7 था, ये 15 था। बात हम कर रहे हैं फास्फोरस की, 15 है, 285 है। इसमें यदि आप देखते हैं तो ये ऋणात्मक नहीं होती। अब नाइट्रोजन की तुलना में इसका आकार जो है वो बड़ा हो गया भाई, ठीक, ये आकार हो गया बड़ा, और आकार अगर बड़ा हो गया है तो निश्चित रूप से फास्फोरस में अब ये ऋणी की तरह काम नहीं करेगा, यानी -3 से -3, -2, -1 ये ऑक्सीडेशन नंबर ये रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। यानी अब ऊपर से नीचे आने पे ऋणात्मक कंडीशंस बिल्कुल नहीं है, अब पूरी की पूरी कंडीशंस होंगी यहां पे धनात्मक कंडीशन। कैसे होगी और कुछ फार्मूलेज, तो मैं कुछ ऐसे जाने पहचाने से फार्मूले आपके बता देता हूं। मैं ये जो होगा ना अब ये वाला
ये होगा +1 से +5। अब +1 से +5 के लिए मैं आपको बता दूं कैसे। एग्जांपल P2O5 आपने देखा है। अब P2, तो अब हम इसको फॉर्म में निकालें, x और इसका -2, तो ये कितना होगा 2x, -2 से इसका मल्टीप्लाई होगा -10 इज इक्वल टू 0। अब हम जैसे ये देख रहे हैं ना ये फास्फोरस में, तो यहां पर आप देखेंगे यदि मैं इसको कैलकुलेशन करता हूं तो +5 आ गया। इसी तरह से जैसे कि फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड होता है, ऐसे ही होता है फास्फोरस ट्राईऑक्साइड भी। अगर आप इसमें लाएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ 2x, इसको सॉल्व करें, -6 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू +6, कैंसल, x इज इक्वल टू +3। तो फास्फोरस में जो मोस्टली स्टेबल है वो है +3 और +5, मोस्ट स्टेबल, यानी इसकी कंडीशन के लिए ये मोस्ट स्टेबल। अब लेकिन चर्चा करते हैं, ये बात तो तय हो गई कि नाइट्रोजन में भी जितनी भी थी, तो दोनों में अगर मैं कॉमन देखूं, इन दोनों में अगर मैं कॉमन निकालूं तो +3 +5 यहां भी था और यहां और भी थी, लेकिन अगर दोनों में कॉमन की बात करूं तो +3 +5 कॉमन। तो अब स्टूडेंट सोचेंगे कि ऊपर से नीचे आने पे क्या +3 और +5 दोनों में कॉमन हो जाएगा, क्योंकि दो स्टेप में हम देख चुके, तो हमें ऐसा फील होता है भाई यहां तो दोनों कॉमन है ना। ठीक है, नाइट्रोजन में इसके अलावा थी, उसको 2 मिनट के लिए वो है, सच सही है, लेकिन ये दोनों को अगर बोले दोनों में कौन सी है तो +3 +5। इसका मतलब क्या पूरे नीचे ग्रुप में आऊंगा तो +3 +5 होगा? नहीं होगा। यहां एक कंफ्यूजन का मैटर होता है और यहां एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। आप देखिए, जब आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो यहां +3 और +5 में इसका जो स्थायित्व है वो स्थायित्व कम होगा और इसका स्थायित्व बढ़ेगा। इसका मतलब एंटीमनी के बाद नीचे जो बिस्मथ है इसमें कितना होगा, इसमें सबसे नीचे आ जाए तो बिस्मथ में +3 होगा, यहां पर +5 नहीं होगा। अब बात आती है कि ये जो +3 होगा ना, ये इसकी कोई वजह है, क्या हो गया ऐसा, तो इस चीज को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। क्या होता है, अगर हम नाइट्रोजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन में तो आप देखें लास्ट में 2s2 और 2p3 होता है, लास्ट की बात कर रहे हैं। फास्फोरस में होगा 3s2 3p3, ठीक। उसके बाद आर्सेनिक में होगा 4s2 4p3, फिर एंटीमनी 5s2 5p3। अच्छा, इसमें जो 5 इलेक्ट्रॉन है, देखो s में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, s में 2 और p में 1 2 3। लेकिन समझना यह है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, जब परमाणु का आकार बढ़ता है, शब्दों पे ध्यान देंगे, जब परमाणु का आकार बढ़ता है तब संयोजी कोष के वो इलेक्ट्रॉन जो पेयर के रूप में रहते हैं, अब वो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, वो अक्रिय हो जाते हैं। इसे अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। युग्म इसलिए लगा है क्योंकि वो जोड़ा का जोड़ा निष्क्रिय हो जाता, अब ये बंध बनाने में भाग नहीं लेगा। और बिस्मथ तो सबसे नीचे है भाई, जहां 6s2 और 6p3 है। अब सोचो छठवें में, छठवा इसका संयोजी कोष है और वहां s में 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि पेयर के रूप में है। तो अब वो अगर मान लो 6x और 6p की बात करें, ये बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे, ये क्या हो जाते हैं, ये अक्रिय हो जाते हैं। तो यहां शेष 3 बचे, तो ज्यादा से ज्यादा अगर त्यागना चाहे भी तो धन 3, और यही कारण है कि बिस्मथ का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 होता है। तो यहां तक हमने नाइट्रोजन परिवार के बारे में हमने देखा है, और नाइट्रोजन परिवार में नाइट्रोजन को लेकर के और नाइट्रोजन का सेपरेट वीडियो और नाइट्रोजन के काफी डिटेलिंग चलेगी, उसके बहुत से पहलुओं को हम पढ़ेंगे। और अभी आज का जो क्लास है वो यहीं तक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये फर्स्ट पार्ट